Hi everyone. Hello. Welcome to Guidance IS, and today we are back again with a previous year question this paper discussion series of science and technology. और आज हम cover करने वाले हैं 2015 और 14 के question papers. So without wasting any time, let's just start our question paper discussion. So the first question of 2015 we have science and tech का is the genetic engineering appraisal committee is constituted under what? ठीक है. ऑप्शन नंबर 1 says is it constituted under Food Safety and Standards Act 2006 or Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 or Environmental Protection Act 1986 और Wildlife Protection Act 1972. तो आपको सबको पता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो GEAC जो है या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो एक एपेक्स बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट and forest under rules of manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms / genetically engineered organisms या फिर cells 1989 under which act? Under Environmental Protection Act 1986. ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं which comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर IRS सैटेलाइट्स यूज या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ IRS जो है IRS वॉज लॉन्च्ड इन अगर हम बात करें इट वॉज लॉन्च्ड इन 1988 फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, एंड दे आर डेवलप्ड बाय ISRO. ओके, एंड इट्स एप्लीकेशन बेसिकली आर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया. ठीक है, इन सब में इसकी मेजर एप्लीकेशंस आती हैं. अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुछ जो भी और एप्लीकेशंस के बारे में ही ये क्वेश्चन है बेसिकली. सो द एप्लीकेशन सेज फर्स्ट इज क्या ये असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी में यूज़ होता है? हाँ जी, बिल्कुल यूज़ होता है. ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लोकेट करने के लिए यूज़ होता है, एग्जैक्टली यूज़ होता है. मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज़ होता है, बट ये टेली कम्युनिकेशन या फिर ट्रैफिक स्टडीज़ के लिए नहीं यूज़ होता. देयरफॉर इफ़ वी एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5 वी विल लेफ्ट विद A and C और हमें पता है थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. देयरफॉर A इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, ओके, मूविंग अहेड. तो अगर हम थोड़ा सा और जान लें तो टेली कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बताया टेली कम्युनिकेशन के लिए हम IRS नहीं यूज़ करते, तो हम क्या यूज़ करते हैं? सो बेसिकली टेली कम्युनिकेशन के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं. देयरफॉर हमारा जो राइट आंसर है वो होएगा 1, 2, 3. I mean those 3 options which were given initially are the correct options. Alright. Okay, moving ahead with the next question. Question number 3. The term India ARC or India ARC, sometimes seen in news, is the name of what? Is it an indigenously developed radar system inducted into Indian Ocean, or is it India's satellite to provide service to countries of Indian Ocean rim? अगर आप यहाँ पे ARC देख पा रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, अगर आप यहाँ पर ARC देख पा रहे होंगे तो इसी से आपको पता चल रहा होगा दैट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आर्कटिक रीजन. ओके, सो दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू इंडियन ओशन थिंग, हेंस वी एलिमिनेट ऑप्शन नंबर B. Okay, then it is also not anything related to Indian defense. We can eliminate option number A as well. Now let us see what option number C says. A scientific establishment set up by India in Antarctic region. So it is saying Antarctic region. This is also an incorrect statement because here ARC is Arctic region. ठीक है, so India's underwater observatory है ये to scientifically study which region? Arctic region. मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगी Arctic region क्या है, बट इससे पहले हम जान लेते हैं B is the right answer for question number 3. Alright, moving ahead with our next question. Question number, sorry, हम अगर इसके थोड़े से इसकी बात करें, हम इसका थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करें या फिर थोड़ी सी डिटेलिंग की बात करें तो जो आर्कटिक शेल्फ हमें पता है कि आर्कटिक रीजन जो है वो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहा है. ठीक है, मेल्ट होने की वजह से अगर मैं आपको रीसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता रही हूँ, रीसेंट चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, वार्म होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे शिपिंग रूट्स वहाँ पर बन रहे हैं. ठीक है, और इन शिपिंग रूट्स को बनने की वजह से ही हम वहाँ की जो भी रिसोर्सेज है स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट देयर. सो वी एज अ कंट्री एंड द मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल स्पेशली
everybody is in the race to harness or to tap those hydrocarbons or those resources present in the Arctic region. ठीक है, रिसेंटली अभी वहाँ पर ये हो रहा है. ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके मैप पे ले जाना चाहूँगी, ये है आर्कटिक रीजन का मैप. ठीक है, जहाँ पर आप आर्कटिक रीजन की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो आप देख पाएंगे. राइट, सो द बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आर स्पेशली, सबसे पहला जो, या फिर आर्कटिक रीजन की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है या फिर आर्कटिक रीजन के मेंबर्स भी हैं ये. ठीक है, कनाडा इज़ द मेंबर ऑफ आर्कटिक रीजन, अलॉन्ग विद दैट यूएस इज़ द मेंबर, देन हियर वी हैव रशिया विच इज़ द मेंबर. राइट, एंड और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको फिनलैंड, स्वीडन, राइट, नॉर्वे, ठीक है, जिसकी कैपिटल ऑस्लो है, ये सब आपको दिख रहे होंगे. ये सब जो है वो आर्कटिक सी की या फिर आर्कटिक रीजन के मेंबर, आर्कटिक रीजन के मेंबर स्टेट्स है. ये डेनमार्क भी आपको दिख रहा होगा. ठीक है, आई मीन ग्रीनलैंड दिख रहा होगा, विच कम्स अंडर डेनमार्क ओनली. सो ऑल ऑफ देम आर दी members of Arctic region and all of them are presently in the race to harness or to tap the hydrocarbons present in this region specially. ठीक है, और इंडिया ने भी एक आर्कटिक रीजन पॉलिसी निकाली है और हमारा भी जो इंटरेस्ट है यहाँ पर वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही है, ताकि हम भी कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज को टैप कर सकें. ऑलराइट, दिस वाज अबाउट द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, H1N1 वायरस इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू विच आर द फॉलोइंग डिजीज. देखिए, शायद ये क्वेश्चन अब रिपीट ना हो, बट ये क्वेश्चन डालने का इंटेंशन ये था कि ऐसे कोई भी वायरस रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही हैं आपके फ्रिक्वेंटली जो रिपीट हो रही हैं, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है. यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन. दैट इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर कि कोई भी वायरस है, वो पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो इधर यू हैव टू रिमेंबर कि विच वायरस इज कॉजिंग और व्हाट आर द सिम्टम्स. ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है पर्टेनिंग टू दैट वायरस और दैट पर्टिकुलर डिजीज़. सो दिस वायरस इज समटाइम सीन इन न्यूज़. ये कौन सी डिजीज़ के लिए है? सो दिस कॉज एड्स और बर्ड फ्लू और डेंगू और स्वाइन फ्लू. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी easy question, everybody can answer this. This is related to what? Swine flu. ठीक है, therefore D is the right answer for this. हमें पता है इन्फ्लुएंजा ए और H1N1 वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू बोलते हैं. राइट, WHO ने 2009 में ही इसको डिक्लेयर कर दिया था द न्यू स्ट्रेन ऑफ स्वाइन ओरिजिन H1N1 एज अ पैंडमिक. ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में भी था. दैट इज़ वाई यूपीएससी हैज़ ऑल्सो आस्क्ड दिस. ओके, मूविंग अहेड. सो दिस इज दैट वायरस का थोड़ा सा मैप यहाँ पर आप समझ लीजिए, आपको दिख रहा होगा. दिस इज स्वाइन फ्लू. इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये पिग टू ह्यूमन होता है, ईदर बाय इनहेलिंग दी वायरस. ठीक है, जो वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं वी इनहेल इट, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है. दिस कुड ऑल्सो बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द वायरसेज और द डिजीज, वेदर द ट्रांसमिशन और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज फिजिबल और नॉट. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो अगर आप वायरस को या फिर वायरल पार्टिकल्स को इनहेल कर लेंगे, सो ह्यूमन to human transmission is also possible. The symptoms include high fever, cough, sneezing, breathing difficulties, right? या फिर loss of appetite, भूख आपको कम लगने लग जाएगी. These are some of the symptoms. All right, moving ahead with our next question. Question number 5. With reference to fuel cell in which hydrogen-rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statement. The first statement says, if pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emit heat and water as byproducts. Okay, second says fuel cell can be used for powering buildings and not for small devices like laptop computers. Third says fuel cell produce electricity in the form of AC, which is alternating current. सबसे पहले मैं चाहती हूँ that you should understand the meaning of fuel cells. So basically fuel cells जो होते हैं they are the device that generates electricity through इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस. ठीक है, एंड नॉट बाय कंबशन, जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं. इन शॉर्ट जो फ्यूल सेल हैं वहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर. ओके, नाउ लेट अस कम टू द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 सेज इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, दैट फ्यूल सेल एमिट हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. येस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड ये कहता है कि फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेज. एग्जैक्टली. And the third one says the fuel cell produce electricity in the form of AC, which is alternating current. This is also correct. Therefore, all the options are correct pertaining to fuel cells. ठीक है, यहाँ पर आप ये इसकी थोड़ा सा केमिकली देख सकते हैं how it operates. Okay. अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सिंगल फ्यूल सेल है दे जनरेट अ टाइनी अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट प्रैक्टिस में मैनी फ्यूल सेल्स आर यूजुअली असेंबल्ड इनटू स्टैक. अगर हम ऑल्टरनेटिव करंट हमें चाहिए द डीसी आउटपुट ऑफ द फ्यूल सेल मस्ट बी रूटेड थ्रू द कन्वर्जन डिवाइस कॉल्ड एन इन्वर्टर. हमें पता है ये प्रोसेस जो है हमारे घरों में भी जो इन्वर्टर होता है उसमें यूज़ करा जाता है.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी ने शायद रिपीटेडली इस पे फ्लाई ऐश पे क्वेश्चंस पूछे हैं. प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट यूजिंग द कोल एज फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 सेज फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. हाँ जी, हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट फ्लाई ऐश जो होता है, फ्लाई ऐश एक फाइनली डिवाइडेड पाउडर जैसा सा होता है, या फिर आप उसको रेजिड्यू बोल सकते हैं. दैट कम्स फ्रॉम द कंबशन ऑफ व्हाट, कंबशन ऑफ coal. So this is something you have to remember, that we get it from the combustion of coal, right? Okay, and it can be used, definitely it can be used in the production of bricks. ओके, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट contents of concrete. Exactly, we can use it as a replacement. Third is, it is made up of silicon dioxide, calcium dioxide only. So this only word is very dangerous here, okay, and does not contain any toxic element. This is incorrect. Definitely it contains toxic elements. In fact, fly ash के बहुत ज़्यादा hazardous जो हैं आपके डिसएडवांटेजेस या फिर आप हज़ार्डस चीज़ें भी उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. ठीक है, बहुत सारे एनवायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ कंसर्न्स हैं फ्लाई ऐश के. ठीक है, इसलिए भी कंट्रोवर्सीज़ में काफ़ी ज़्यादा रहती है, राइट. Therefore, if we eliminate option number 3 and 1 and 2 are correct, so we are only left with one option, which is option number A, that is correct. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अगर हम फ्लाई ऐश की ही थोड़ी बात करें, हमने पढ़ लिया है कि ये कोल थर्मल पावर प्लांट से हमें मिलती है, बट जो इसमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट या फिर टॉक्सिक ट्रेस एलिमेंट मिलते हैं वो हम देख लेते हैं. सो इट इंक्लूड्स आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, बैरियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मर्क्यूरी, मोलिब्डेनम. तो ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल ऑफ देम, आई मीन मेजरली दे कॉज टॉक्सिसिटी एट सम लेवल. ओके, तो थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट था वो गलत होता है वहाँ पर. ओके, चलिए ये मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर लगाया हुआ है, सो दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन हियर. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कुछ अनयूटिलाइज्ड फ्लाई ऐश हमारे एनवायरमेंट में होती हैं. ठीक है, उसके कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. सो नंबर ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस का नंबर यहाँ पर 191 है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ये है. उसमें से कोल हमारे यहाँ इतना कंज्यूम होता है, फ्लाई ऐश का इतना जनरेशन होता है, और जो अनयूटिलाइज फ्लाई ऐश है वो इतना मेट्रिक टन है. तो ये जो अनयूटिलाइज फ्लाई ऐश होती हैं, इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न्स होते हैं. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दैट it is a very controversial topic, and it is a very repeated topic also. आए दिन आपको न्यूज़ में फ्लाई ऐश के बारे में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा. इवन अभी भी, हालांकि हम बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बट फ्लाई ऐश के बारे में आप अभी भी न्यूज़ पेपर्स ध्यान से पढ़ते होंगे, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट फ्लाई ऐश, यू विल सी इट mentioned somewhere or the other. Okay, all right. Moving ahead with the next question number 7, with reference to the use of nanotechnology in the health sector, which of the following statements is correct? Option number 1, targeted drug delivery is made possible by nanotech. Absolutely, targeted drug delivery बिल्कुल हम बेशक हम कर सकते हैं यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी. उसके अलावा नैनोटेक कैन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी. दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी. एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ़ यू कम अक्रॉस एनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, उसके जितने भी पॉजिटिव एप्लीकेशंस अगर आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, देयर आर हाई चांसेस कि all the options will be correct. Okay, so you have to remember this. If you talk about the nanotechnology further, so इसको हम और भी बहुत सारे फील्ड में यूज़ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिन, वी हैव जस्ट टॉक्ड. आईटी में भी वी कैन यूज़, एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड एनवायरमेंटल सेक्टर डेफिनेटली वी कैन यूज़. ओके, ऑल राइट. Moving ahead with the next question number 8. In the context of modern scientific research, consider the following statements about what ice cubes, a particle detector located at South Pole, which was recently in news. Okay, option number 1 says it is the world's largest neutrino detector encompassing a cubic kilometer of ice. Okay, we'll see what is it. It is a powerful telescope to search for dark matter. Okay, it is buried deep in the ice. So इसका जो आंसर है
एक्चुअली तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो आइस क्यूब के बारे में एकदम सही मेंशन है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर. ये न्यूट्रिनो डिटेक्टर है. न्यूट्रिनो हमें पता है, न्यूट्रिनो आर द पार्टिकल्स, आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स. जस्ट दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोज इज दैट द न्यूट्रिनोज डज नॉट हैव एनी चार्ज एंड ऑल्सो दे हैव वेरी वेरी नेग्लिजिबल मास अपॉन देम. एंड आइस क्यूब जो एक पार्टिकल डिटेक्टर है विच इज लोकेटेड एट द साउथ पोल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो detector only. And what is the need to detect neutrinos? Actually neutrinos की बहुत सारी applications हैं, ठीक है. स्पेशली मेडिकल फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं. हम यूनिवर्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूट्रिनोज को यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वी आर इस्टेब्लिशिंग दीज सेंटर्स सो दैट वी कैन स्टडी न्यूट्रिनोज इन अ बेटर वे. Okay, this was the entire significance of this news. ठीक है, but this neutrino as a topic becomes important for our upcoming exam as well, for 2022 prelims as well. Okay, so I want all of you to see this. Actually देखिए, यहाँ पर आपको ये आइस टॉप दिखेगा, यहाँ पर इसके नीचे आपको एक स्नो की लेयर दिखेगी और यहाँ पर ये आपको नीचे आइस क्यूब दिखेगा. ये साउथ पोल स्टेशन को ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड करके लगाया हुआ. ये साउथ पोल स्टेशन आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट. चलिए, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और NFC टेक्नोलॉजी विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. NFC टेक्नोलॉजी हमें पता है एक काइंड ऑफ बिना टच करे जो हम काम कर लेते हैं वो वाली एक टेक्नोलॉजी होती है. हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. So it is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio fields. बिल्कुल, एग्जैक्टली इट यूजेज इट. आई जस्ट टोल्ड यू कि ये कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी होती है. मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आपको एग्जैक्टली मीनिंग इसका समझ आ जाएगा. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये एक कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड यूज़ करती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर यूज बाय डिवाइसेस विच कैन बी एट डिस्टेंस ऑफ इवन 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. दिस इज़ टू बी फोकस्ड अपॉन हियर. एक्चुअली 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर इतना ये नहीं डिटेक्ट कर पाता है, राइट. थर्ड सेज NFC कैन यूज एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सो येस, इट कैन यूज एनक्रिप्शन जब वो कोई sensitive information send करता है. therefore C is the right answer for this question. as I was telling you, I'll take you to हाँ जी, ये एक फिगर है, ये पिक्चर है जो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. ये कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ आपको यहाँ पर इसके पास लेके आना है एंड योर मनी वुड बी डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली, राइट. सो दिस इज़ व्हाट नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाज ऑल अबाउट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 सेज इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014 वाज गिवन टू विच आर द फॉलोइंग. देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का ये सिग्निफिकेंस होता है कि अगर आपको कोई भी प्राइसेस न्यूज़ में दिखते हैं, आपको उसके बारे में देयर इज़ दिस वन थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर. अगर आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद है, देयर इज़ वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर विच इज़ कि किस फील्ड से ये बिलोंग करता है, राइट. सिमिलरली यहाँ पर भी द सेम क्वेश्चन इज आस्किंग कि फ्रॉम विच फील्ड और from which department does this belong to. So this belongs to which department? ISRO, right. So ISRO से ये बिलोंग करता है. इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है, नथिंग मोर देन दैट. उसके अलावा ये जो प्राइज़ है, दिस कैरीज अ कैश अवार्ड ऑफ 2.5 बिलियन इंडियन रुपीज़ एंड अ साइटेशन एंड द रेसिपेंट आर चोजन फ्रॉम द पूल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉमिनीज. सो दिस ऑल्सो यू कैन रिमेंबर कि सिर्फ नेशनल नॉमिनीज़ को नहीं दिया जाता, नेशनल और इंटरनेशनल लोगों को सभी नॉमिनेट करे जाते हैं टू गिव दिस award. Alright, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज़ अ सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल. ये सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है. हाँ जी बिल्कुल, ये सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है. इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली. नो, we will read why no. It can deliver 1-ton nuclear warheads about 7500 किलोमीटर away. So this is also an incorrect statement. सिर्फ A यहाँ पर करेक्टली स्टेटमेंट है. चलिए देख लेते हैं अग्नि 4 के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं. एक्चुअली ये मोस्ट एडवांस सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, ये हम पढ़ चुके हैं. इट इज़ इंडिजीनियस बिल्ड, मतलब हमारे कंट्री में ही ये बना है. फायर एंड फॉरगेट बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक. एंड विच फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है विच वंस फायर्ड कैन नॉट बी स्टॉप्ड एक्सेप्ट बाय एन इंटरसेप्टर मिसाइल एंड इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम ओडिशा
and it has 3-stage solid fuel engine missile and is capable of striking targets at ranges up to 5000 किलोमीटर। तो आई गेस आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है इस स्टेटमेंट से, राइट। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। अगर हम मिसाइल अग्नि-4 मिसाइल के बारे में बात करें, सो एज आई वाज टेलिंग यू, सो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मिसाइल दैट कैन कैरी 1 ton न्यूक्लियर वॉरहेड एंड ऑल्सो दिस मिसाइल कैन टारगेट लोकेशन ऑफ 4000 to किलोमीटर्स अवे, ओके। एंड इवन हम और जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी उसमें हम ये जो अपनी रेंज है उसको और इंक्रीज़ करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ऑलराइट, चलिए दैट वाज ऑल अबाउट Agni-4. Up next we have question number 12, that is in addition to fingerprint scanning, which of the following can be used in the biometric detection of a identification of a person? बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में फिंगरप्रिंटिंग के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ आयरिस स्कैनिंग, मतलब आइज़ में जो आयरिस होता है उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। रेटिनल स्कैनिंग, अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ द आई ओनली, एंड वॉइस रिकग्निशन। हम ये तीनों ही कर सकते हैं, तीनों ही। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि कोई भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती है, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस एनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, मेक श्योर कि जितने भी पॉजिटिव उसके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं ना, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर जो होता है वो मैक्सिमम टाइम में, मैक्सिमम केसेस में सही होता है। सिमिलर गोज़ विद दिस क्वेश्चन इज़ वेल। तो आप ये देख सकते हैं जो बायोमेट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर हम फेस यूज़ कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं, हैंड स्कैनिंग यूज़ कर सकते हैं, आइरिस स्कैनिंग यूज़ कर सकते हैं, DNA कैन ऑल्सो बी यूज। सो दीज आर सम ऑफ द information you should remember. all of this is mentioned here as well, ठीक है। इवन वेन पैटर्न भी ये हमारे हैंड्स का जो है वो रिकग्नाइज कर लेता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज। अगेन डिजीज़ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड के टाइम में बहुत सारे डिजीज़ हो गए, वायरस हो गए, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोई भी रिपीटेड न्यूज़ या फिर रिपीटेड वायरस या डिजीज़ कोई भी न्यूज़ में है तो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर नोट ऑन इट, ओके। डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, विच आर द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ और हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में हमें पता है कि सिर्फ अभी स्मॉल पॉक्स से इरेडिकेट हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। बट इस क्वेश्चन को डालने का यही मेन पर्पस है दैट यू मस्ट प्रिपेयर ऑल द डिजीज़, देयर कॉजेटिव एजेंट्स एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डिजीज़ जो भी अगर बाबा न्यूज़ में आ रही है। तो स्मॉल पॉक्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इट वॉज अ वेरी सीरियस इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज बाय अ वायरस ओनली, वेरियोला वायरस, राइट। इरेडिकेट हमारा हो चुका है यहाँ पे। डिप्थीरिया की बात करें, अगेन इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्चुअल पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, वेदर अ पर्टिकुलर डिजीज़ इज कॉज बाय अ वायरस or a bacteria. So diphtheria is caused by a bacteria. It is a bacterial infection that affects what? Mucous membrane, जो कि हमारे थ्रोट्स में है ना, थ्रोट के आसपास प्रेजेंट होता है, ओके। चिकन पॉक्स की बात करें, सो अगेन इट इज़ कॉज बाय वायरस, VZV वायरस, वेस्टेला जोस्टर वायरस, ठीक है। एंड इट कैन स्प्रेड थ्रू सलाइवा, कफिंग, स्नीजिंग के थ्रू ये, या फिर किसी भी तरीके के फ्लूइड से या लिक्विड से भी ये स्प्रेड हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर डे। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस, सोरिंग ऑफ मिल्क। इनमें से केमिकल चेंज हमने बताना है कि केमिकल चेंज कौन सा है। तो इनमें से एक्चुअली केमिकल चेंज इज ओनली सोरिंग ऑफ मिल्क। आई विल जस्ट प्रूव हाउ एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मेल्टिंग ऑफ आइस आर नॉट द केमिकल चेंज, दे आर द फिजिकल चेंज। विल जस्ट रीड हाउ। देखिए आपको पता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सीड, जो क्रिस्टलाइजेशन होता है NaCl का, दैट टेक्स प्लेस। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है। सिंस क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एनी अदर केमिकल एलिमेंट्स, इसलिए हम इसको एक फिजिकल चेंज बोलते हैं। अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें, सो दिस इज़ वेरी ईजी, वी नो दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, right? Ice is a solid form of liquid water which takes place and it is when it is cooled below 0 degree Celsius, so it is not a chemical change, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ केमिकल चेंज, वी नो दिस, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो फर्मेंट होता है और वो सब चीज़ें होती हैं, राइट। एज अ रिजल्ट जो एसिडिटी होती है वो मिल्क की वो बढ़ जाती है, विच इन टर्न कॉजेज द प्रोटीन टू फोल्ड एंड लिक्विड टू सेपरेट इनटू वे एंड द विस्कस मास, राइट। सो इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम कहीं ना कहीं रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए भी दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
being categorized into a chemical change or a physical change, right? So that was all about today's lecture. That was all about 14-15 question paper. I hope it is helpful. I hope आपको एक insight मिला होगा as to which all areas you need to focus and how you need to attend your paper, right? Chale, with this we end our today's lecture. Thank you so much.